हेलो दोस्तों, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑसिलेटर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का टॉपिक है पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कि ऑसिलेटर आर यूज टू स्पेस एसी वोल्टेज प्रिवेंट जनरेट एम्पलीफाई रेक्टिफाई। ऑसिलेटर क्या काम आता है, क्या यूज आता है? तो ऑसिलेटर के बारे में हम सबसे पहले याद करते हैं। ऑसिलेटर आर यूज फॉर जनरेटिंग एसी वोल्टेज। ऑसिलेटर की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होती है तो ऑसिलेटर क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें बिना इनपुट दिए, बिना एसी इनपुट दिए हमें एसी आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये क्या है, एसी आउटपुट को जनरेट करने के लिए काम आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ऑसिलेटर स्पेस एंड एसी इनपुट फॉर गिविंग एन एसी आउटपुट। तो मैंने पहले ही कहा था कि इसमें एसी इनपुट देने की कोई नीड नहीं होती है ऑसिलेटर के अंदर। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, डजंट नीड। हमें इसमें कोई भी एसी इनपुट की नीड नहीं होती, हमें बिना एसी इनपुट दिए हुए हमें आउटपुट मिलता है, एसी आउटपुट। द एसी पावर और आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन बाई। देखो अब नया क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि अगर हम एसी पावर तो दे, एसी इनपुट दे ही नहीं रहे, उसके बाद भी हमें एसी पावर आउटपुट किससे मिल रहा है? तो हम जो वाइसिंग करते हैं, कौन सी डीसी वाइसिंग करते हैं ऑसिलेटर के अंदर, तो डीसी वाइसिंग से हमको मिल जाता है एसी पावर मिलती है जो कि आउटपुट के ऊपर। तो द एसी पावर और आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन बाई डीसी वाइसिंग वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर। जो हम डीसी वाइसिंग वोल्टेज यूज करते हैं एम्पलीफायर के अंदर, वो हमको एसी पावर में कन्वर्ट हो जाता है। इन एन ऑसिलेटर ए फेज ऑफ फीडबैक इज सेम एज दैट ऑफ ऑसिलेशन वेवफॉर्म देन फीडबैक इज कॉल्ड। तो हम एक ऑसिलेटर के अंदर फेज ऑफ जो फीडबैक है अगर वो सेम है एज दैट ऑफ ऑसिलेशन वेव, उसको हम क्या कहेंगे? वो कहेंगे हम पॉजिटिव फीडबैक। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बार क्वेश्चन क्राइटेरिया जब हमारा फॉलो, ऑसिलेटर क्या होता है, वो डिवाइस होती है जो बार क्वेश्चन क्राइटेरिया को फॉलो करती है। और बार क्वेश्चन क्राइटेरिया हमें बोलता क्या है? बार क्वेश्चन क्राइटेरिया में हमें सबसे पहले तो है कि पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, ठीक है। तो ऑसिलेटर को एज ए ऑसिलेटर काम कराने के लिए जो फीडबैक है वो हमारा होना चाहिए पॉजिटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द आउटपुट ऑफ ऑसिलेटर विल नॉट डिपेंड अपॉन। जो आउटपुट है ऑसिलेटर का वो डिपेंड किस पे नहीं करता? इनपुट पर। जैसे कि हमने कहा था बिना कोई इनपुट दिए हुए हमें आउटपुट मिलता है, तो ये हमारे को इनपुट पर, इनपुट वोल्टेज पर हमारा ऑसिलेटर का जो आउटपुट है वो डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें इफ द ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज कंटिन्यूसली इज कॉल्ड ए। तो देखो अगर हम बात करते हैं जो ऑसिलेशंस हैं, माना कि ये इस तरह का हमारा जो आउटपुट आता है, अगर वो ये हमारा जैसे आउटपुट है और ये धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, तो ऐसे ऑसिलेशन को आपने अगर कभी कंट्रोल सिस्टम पढ़ा हो तो वो ऐसे वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है उसे हम अंडरडैम्प्ड करते हैं, कहते हैं। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो डिक्रीजेज की जगह पे यहाँ पे आ जाए कंटिन्यूसली इंक्रीजेज। अगर कंटिन्यूसली इंक्रीजेज है तो हम उसे बोलेंगे ओवर डैम्प्ड। इसमें क्या करेगा, हमारा जो आउटपुट है वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा, जब तो हम बोलेंगे ओवर डैम्प्ड। अगर हमारा घटता जाता है तो अंडर डैम्प्ड, और क्रिटिकली डैम्प्ड होता है जब वो हमारा कंटिन्यूस रहता है। जो हमारा आइडियल ऑसिलेटर की वेव फॉर्म होती है वो क्या होती है? ना तो घटती है ना बढ़ती है, फिक्स चलती रहती है निरंतर। तो इसके आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोसोडल सिग्नल। तो हमें ये बताना है, तो क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे दे दिया नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोसोडल सिग्नल, साइनोसोडल ऑसिलेटर। तो हमारे अगर हम इनको क्लासीफाई करते हैं ऑसिलेटर्स को, तो हमारे उसमें जब देखोगे आप तो ये आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ये भी हमारा साइनोसोडल है। विंस ब्रिज है, ये भी हमारा साइनोसोडल है। क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये भी हमारा साइनोसोडल है। तो कौन सा नहीं है हमारा? ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। तो हमारा है ए ब्लॉकिंग ऑसिलेटर इज एन नॉन साइनोसोडल ऑसिलेटर इज प्रोड्यूस ए फ्री रनिंग सिग्नल। ये फ्री रनिंग सिग्नल स्क्वायर शेप्ड, इट रिक्वायर ओनली ए रजिस्टर एंड ट्रांसफॉर्मर टू एम्पलीफाई एलिमेंट टू द वर्क। तो ये जो हमारे वेव फॉर्म देता है वो हमारी वेव फॉर्म थोड़ी सी इस तरह से देता है, स्क्वायर वेव टाइप में। तो इसको हम ये नहीं कह सकते ये साइनोसोडल सिग्नल है, ये इस तरह से हमें वेव फॉर्म आउटपुट पर प्रोवाइड कराता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन साइनोसोडल। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ भी नॉट है और यहाँ पे भी नॉन साइनोसोडल है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर। सबसे पहली बात, एक तरह से हमसे इसने कुछ नहीं ये पूछ लिया है कि इनमें से साइनोसोडल सिग्नल कौन सा है, साइनोसोडल ऑसिलेटर कौन सा है। तो इनमें साइनोसोडल ऑसिलेटर कौन सा है हमारा? क्रिस्टल ऑसिलेटर। सॉ टूथ जनरेटर, सॉ टूथ हमारा वैसे ही दिखा रहा है कि जो इसमें सॉ टूथ वेव देगा हमें,
तो सॉ टूथ वेव कैसी होती है, इस तरह की जो हमारी सॉ टूथ वेव्स होती है, ये हमारी सॉ टूथ वेव्स होती है। तो ये क्या साइनोसोडल है? नहीं है। तो ये ऐसी ब्लॉकिंग ऑसिलेटर अभी मैंने आपको बताया। मल्टी वाइब्रेटर भी हमको हाई से लो देता है, अपर थ्रेशोल्ड से लोअर थ्रेशोल्ड तक। तो इसकी भी हमारी जो वेव फॉर्म बनती है वो कुछ तरह से इस तरह से स्क्वायर वेव फॉर्म में बनती है मल्टी वाइब्रेटर की। तो इसमें क्या हुआ, तो एक ही बचा हमारा जो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन साइनोसोडल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ भी नोट है, मतलब डबल नोट कर दिया एक तरह से, यहाँ भी नोट दे दिया और यहाँ भी नॉन साइनोसोडल। इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे आसानी से पढ़ना है, तभी जाके ये क्लियर होंगे। तो हमारा हो गया एग्जाम्पल क्रिस्टल ऑसिलेटर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलसी ऑसिलेटर। तो देखो हमारे पास एलसी ऑसिलेटर कौन कौन से होते हैं, इनमें से ये कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखो हमारा हार्टले एलसी ऑसिलेटर है, कोलपिट भी एलसी ऑसिलेटर है, क्लैप भी हमारा एलसी ऑसिलेटर है। एलसी ऑसिलेटर का है कि जो ऑसिलेटर जिसमें एल और सी दोनों कंपोनेंट आ रहे हों। तो आपने देखा होगा हार्टले में तो हमारे दो तो इंडक्टेंस होते हैं और एक कैपेसिटेंस होता है, तो है ना एल और सी। सेम ऐसे ही हमारा कोलपिट के अंदर दो यहाँ पे कैपेसिटेंस लग जाएंगे, यहाँ पे एक इंडक्टर हो जाएगा, और उसके अंदर हमारे दो कैपेसिटेंस और एक पैरेलल में कैपेसिटेंस में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों होते हैं क्लैप के अंदर। तो हमारा जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है, आंसर सी है, ये एक ऐसा है क्रिस्टल ऑसिलेटर इज नॉट एन एलसी ऑसिलेटर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एल एंड सी सर्किट। अगर आप ये देखोगे, मैं दिखा दूंगा अभी जो हार्टले ऑसिलेटर वगैरह में उनमें कि एलसी कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर एलसी कंपोनेंट नहीं है तो वो हमारा क्या होगा, एलसी ऑसिलेटर। उसके बाद द साइनोसोडल ऑसिलेटर इज आल्सो कॉल्ड। तो जो साइनोसोडल ऑसिलेटर है उसको हम क्या कहेंगे, जो द साइनोसोडल आल्सो कॉल्ड एलसी ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट लगेगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो एक तरह से हमारे इनमें से कौन कौन से ऑसिलेटर हैं, सिर्फ एलसी हमने अभी बताया था, जो एलसी ऑसिलेटर है ये भी हमें साइनोसोडल वेव फॉर्म देते हैं, आरसी ऑसिलेटर है वो भी हमें साइनोसोडल वेव फॉर्म देता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है ये भी अगेन हमने साइनोसोडल सिग्नल देता है। तो एक ही बचा कौन सा, हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये हमें साइनोसोडल नहीं देता है, तो कौन सा हो गया, बी। द साइनोसोडल ऑसिलेटर आर कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ये हमें वेव फॉर्म देते हैं, इसलिए हम उसको साइनोसोडल बोलते हैं, साइनोसोडल वेव फॉर्म देते हैं इसलिए साइनोसोडल ऑसिलेटर्स बोलते हैं। तो साइनोसोडल ऑसिलेटर्स आर कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर आर कॉल्ड टाइमिंग एलिमेंट। टाइमिंग एलिमेंट्स किस में होते हैं, वो होते हैं हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर आर बेस्ट सूटेबल फॉर, crystal oscillators are best suitable used in the timing elements because of its high frequency stability. We can obtain a precise high stable frequency of therefore very low frequency drift over time. तो क्रिस्टल ऑसिलेटर हमारा हम जहाँ पे यूज करते हैं ये हाईली स्टेबल होता है, तो टाइमिंग सर्किट्स में हम जो यूज करते हैं हम क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर इज नॉट यूजिंग ए फीडबैक नेटवर्क इन इट्स ऑसिलेशन। कौन सा है जो हमारा ऑसिलेशन फीडबैक नेटवर्क नहीं होता, वो होता है हमारा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में हमारा कोई भी फीडबैक नहीं होता। बाकी का एलसी वाले आपने देख लिए, हार्टले हो, क्लैप हो, कोलपिट हो, सबके अंदर हमारा फीडबैक नेटवर्क होता है। आरसी के अंदर फीडबैक नेटवर्क होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो ये जो है कौन सा नहीं है, वो है डी। लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर हैव ए फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ। तो लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर हैं वो कितनी होती है हमारे 20 हर्ट्ज से लेके करीब 100 किलो हर्ट्ज और भी 200 किलो हर्ट्ज तक हमारी जो फ्रिक्वेंसी कंटेन करते हैं वो होते हैं हमारे लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर होते हैं हमारे 300 किलो हर्ट्ज से लेके 2 गीगा हर्ट्ज तक, और हम ये कह सकते हैं इट हैज़ ए रेंज ऑफ 300 किलो हर्ट्ज टू सेवरल मेगा हर्ट्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर कैन नॉट बी यूज्ड इन लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। तो हमको ये है कि लो फ्रिक्वेंसी पर कौन सा यूज नहीं कर सकते। तो हमारे देखो लो फ्रिक्वेंसी वाले दो ही ऑसिलेटर है, एक वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर है, एक आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। तो इसमें देखो चौथा एग्जाम्पल भी आरसी ऑसिलेटर से, तो हमारा बचा कौन सा, सिर्फ एक कोलपिट ऑसिलेटर। जो कोलपिट ऑसिलेटर है ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स हैं, क्योंकि ये किसमें एलसी ऑसिलेटर की सीक्वेंस में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 15 का। अब है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर विल नॉट गिव द मोस्ट सूटेबल वेवफॉर्म। तो कौन सा है जो ऑसिलेटर हमें मोस्ट सूटेबल आउटपुट देगा। जैसे कि मैंने बताया था क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो हम हाईली स्टेबल होता है, तो ये हम इसलिए इसको हम टाइमिंग सर्किट में यूज लेते हैं, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर को हम यूज करेंगे। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर आर आल्सो नॉन एज, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर आर आल्सो कॉल्ड एज मल्टी वाइब्रेटर्स। फिर आगे आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कंटेन ए मिनिमम ऑफ। जो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है इसका मैं डायग्राम आपको दिखा दूंगा। तो वो मिनिमम 3 फेज रखता है।
तीन ऑसिलेटर कंटेन मिनिमम ऑफ 3 फेज नेटवर्क। तो कितना है, 3 RC में हमारे जो RC फेज शिफ्ट है उसमें 3 RC के नेटवर्क होते हैं। अभी मैंने एक डायग्राम अगेन तो मैं दिखा दूंगा आगे चलेंगे जब। 1 फेज शिफ्ट नेटवर्क ऑफ एन RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कंटेन, हमारे को ये बताना है कि जो 1 फेज शिफ्ट नेटवर्क ऑफ RC जो 3 होते हैं वो कंटेन करता है एक कैपेसिटर एंड ए रजिस्टर एंड सिंगल नेटवर्क कंस्टेंट फेज शिफ्ट ऑफ 60 एंड टोटल 180 एंड एम्पलीफाइंग स्टेज 180 थ्रू द। देखो हमने एक और इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं, क्या बनते हैं कि ये फेज शिफ्ट कितना होता है। तो हमारे जो सारे ऑसिलेटर हैं, जैसे बार्कसन क्राइटेरिया बोलता है या तो 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, तो ये जितने भी हैं हमारे LC ऑसिलेटर सारे के सारे हमें क्या देते हैं, 360 डिग्री का फेज शिफ्ट देते हैं। तो 360 डिग्री का फेज शिफ्ट में से तो 180 डिग्री का तो हमें देता फीडबैक नेटवर्क देता है, 180 डिग्री का हमारा एम्पलीफायर देता है, एम्पलीफायर स्टेज देता है। तो एम्पलीफायर स्टेज 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कराने के लिए हम हमेशा कौन सा लेते हैं, C मोड में लेते हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यही एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो हमको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराती है। तो 180 डिग्री तो हमने ले लिया C कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम BJT की बात करते हैं, अगर हम उसमें ओपैम यूज करेंगे तो ओपैम में हम लेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी हमें क्या देता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं FET के अंदर तो हम लेंगे कॉमन सोर्स। तो ये तीनों इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर और कॉमन सोर्स, ये तीनों की तीनों 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देते हैं। तो हम 180 डिग्री का फेज शिफ्ट तो इनसे ले लेते हैं और 180 और हमारा जो फेज शिफ्ट है बाकी का रिमेनिंग फेज शिफ्ट देता है हमारा फीडबैक नेटवर्क। तो फीडबैक नेटवर्क देता है हमें 180 डिग्री का। तो जैसे कि हमारे RC फेज शिफ्ट में 3 नेटवर्क रहते हैं RC के, तो एक नेटवर्क हमें देगा 60 डिग्री का। तो 1 फेज शिफ्ट, अब अगेन इसमें पूछ लिया कि 1 फेज शिफ्ट ऑफ RC नेटवर्क कंटेन 1 इंडक्टर एंड 1 फेज शिफ्ट ऑफ RC फेज शिफ्ट कंटेन कैपेसिटर एंड 1 रजिस्टर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, D 0। तो इंडक्टर हमारा इसके अंदर होता ही नहीं है। RC फेज शिफ्ट जो नेटवर्क है R और C, देखो यहीं पे दिख रहा है R और C, इसके अंदर इंडक्टर तो कोई है ही नहीं। तो इसमें कितने इंडक्टर हुए, 0। द फेज शिफ्ट नेटवर्क ऑफ RC फेज कंटेन रजिस्टर कितना कंटेन करता है, वो हो गया 1। जैसे कि मैंने बताया इसमें 1 फेज शिफ्ट में पूछा है, इसमें 3 फेज शिफ्ट होते हैं 60 डिग्री के, और हर एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस कंटेन एक कैपेसिटेंस एंड एक रेजिस्टेंस कंटेन करता है। ऐसे 3 पेयर होते हैं, हर एक पेयर 60 डिग्री का देता है। तो तीनों पेयर कितने देते हैं, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देते हैं। इसको बड़े अच्छे से याद रख लेना, क्वेश्चन बस यही बनते हैं कि एक हमारे को 60 डिग्री का दे रहा है, तीनों 180 डिग्री के दे रहे हैं। 180 डिग्री ही ये तो हमको मिल गया फीडबैक पार्ट से, और 180 डिग्री हमें मिलेगा किससे, एम्पलीफाइंग स्टेज से, जो हमें कॉमन एमीटर या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या वो यूज करने से मिलेगा। फेज शिफ्ट प्रोवाइडेड बाय फेज शिफ्ट नेटवर्क ऑफ RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर 3 स्टेज। तो 3 स्टेज का जो है वो हमें कितना देगा, एक फेज शिफ्ट हमारा को देगा 60 डिग्री का, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टोटल फेज शिफ्ट कितना दे देगा, टोटल फेज शिफ्ट दे देगा हमें 180 डिग्री। और 180 डिग्री ये हमारा क्या है, जो फीडबैक नेटवर्क देगा, और फेज शिफ्ट RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में जो फेज शिफ्ट नेटवर्क बोल लो या फीडबैक नेटवर्क बोल लो, ये 180 डिग्री का हमें फेज शिफ्ट देता है, बाकी का हमारा एम्पलीफाइंग स्टेज देता है। द फेज शिफ्ट नेटवर्क विल प्रोड्यूस ए फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, 3 डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज 1 फ्रिक्वेंसी। तो ये हमें देता है एक सिंगल फ्रिक्वेंसी पर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ बिगिनिंग ऑसिलेटर इन RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो जो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है उसमें उसको स्टार्ट होने के लिए कौन सा रीजन नहीं है। तो हमारा जो फेज शिफ्ट नेटवर्क है, मतलब जो फीडबैक नेटवर्क है, उसका कोई लेना देना नहीं है उसको स्टार्ट करने के लिए, ऑसिलेटर को एज ए वर्क कराने के लिए। एम्पलीफायर गेन ऑफ RC फेज शिफ्ट ऑसिलेशन टू ओबे बार्कसन क्राइटेरिया शुड हैव मिनिमम ऑफ। जो हमें एम्पलीफाइंग गेन पूछ लिया RC फेज शिफ्ट का, जब आप पढ़ोगे, वैसे मैंने वीडियोज़ में समझा रखा है, तो उसमें गेन कितने की ज़रूरत होती है, 29। फेज शिफ्ट प्रोवाइडेड बाई ए फेज शिफ्ट नेटवर्क ऑफ RC फेज शिफ्ट नेटवर्क 4 स्टेज। अगर 4 स्टेज हो जाएंगे तो 180 डिग्री को हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे, तो 45 डिग्री एक स्टेज पर आएगा। फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर 3 सेक्शन RC फेज शिफ्ट नेटवर्क इज गिवन बाई, क्या आएगा आंसर से 1/2 पाई √6 RC। ये क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 3 फेज RC फेज शिफ्ट नेटवर्क जो कि होता है 2 पाई √6 RC। अगर हम निकालते हैं तो ये RC फेज शिफ्ट को जब पढ़ोगे, आप मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वीडियोज़ में, तो वहाँ देखोगे तो मैंने ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑलरेडी हर किसी की बता रखी है, हार्टले की कितनी होती है वो, तो RC फेज शिफ्ट की होती है 1/2 पाई √6 RC। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। द फीडबैक फैक्टर ऑफ RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, फीडबैक फैक्टर निकालना है तो वो होता है 1/29। क्यों होता है, क्योंकि हमारा जैसे कि बता रहा है A बीटा,
इज इक्वल टू ए बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/1 होनी चाहिए एज ए ऑसिलेटर को काम कराने के लिए, और जो बीटा हमारा गेन ये बता रहा है 29 होना चाहिए, तो जब गेन 29 होना चाहिए तो बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू होगी 1/29, बीटा इज इक्वल टू 1/29। विच ऑफ द दीज इज इनकरेक्ट फॉर बीन्स ब्रिज ऑसिलेटर, बीन्स ब्रिज ऑसिलेटर के लिए कौन सा है, तो देखो इसमें आंसर है सी डिफ़िकल्ट टू ट्यून, तो बीन्स ब्रिज है उसको बहुत ही आसानी से हम ट्यून कर सकते हैं, तो ये उसका गलत हो जाएगा। तो एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फेज शिफ्ट ऑफ आउटपुट ऑफ बीन्स ब्रिज एक ऐसा ऑसिलेटर है जो हमें 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, सिर्फ एक ही ऐसा ऑसिलेटर जो हमें 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है वो कौन सा है, बीन्स ब्रिज ऑसिलेटर। बाकी के ये जितने भी हैं लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी वाले सारे के सारे 360 डिग्री का शिफ्ट देते हैं। विच ऑफ दीज इज डिसएडवांटेज ऑफ बीन्स ब्रिज, बीन्स ब्रिज का डिसएडवांटेज क्या है, ये इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाई रेजिस्टेंस वैल्यूज, तो ऐसा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ बीन्स ब्रिज ऑसिलेटर, तो ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है। ये क्या है, बीन्स ब्रिज ऑसिलेटर प्रोवाइड स्टेबल लो डिस्टोर्शन आउटपुट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउएवर द नंबर ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर हाई एंड द व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाइड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाई रेजिस्टेंस वैल्यू। For any Wiens bridge oscillator R1 is equal to R2 and C1 C2 always be provided the phase shift तो एम्पलीफायर इज 0, तो ऐसा नहीं है R1 is equal to R2 होगा C1 C2 होगा तो ही हमें फेज शिफ्ट 0 होगा, तो ये हमारा क्या है, हो जाएगा फॉल्स। इन बीन्स ब्रिज ऑसिलेटर फाउंड दैट, इसमें वो ये एक तरह से हमें बीन्स ब्रिज ऑसिलेटर की हमें रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हो जाएगी हमारी सी, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आर सी होता है, अगर R1 इक्वल टू R2 है, C1 इक्वल टू C2 है, अगर वो नहीं है तो अगर डिफरेंट है तो ये हो जाएगा 1/R1 R2 C1 C2। रिकमेंडेड फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ हार्टले ऑसिलेटर, तो हार्टले ऑसिलेटर की हमें बतानी है, तो हार्टले ऑसिलेटर होता है हमारा 30 किलोहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक रहता है, और हायर फ्रिक्वेंसी पर ये लोअर और हायर फ्रिक्वेंसी पर डिस्टोर्शन देने लग जाता है। लोअर फ्रिक्वेंसी आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन केस ऑफ हार्टले ऑसिलेटर बिकॉज इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ लो इंडक्टेंस, लोअर इंडक्टेंस के कारण ये हमारा क्या हो जाता है, देखो ये हार्टले ऑसिलेटर है, अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो देखो ये इसकी टैंक सर्किट है जिसमें हमारे 2 इंडक्टेंस लगे हुए हैं, एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, तो यहाँ से ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ऑसिलेटर है जिसमें 2 इंडक्टेंस, ये टैंक सर्किट से ही खूब सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि इंडक्टर कौन सा है जिसमें 2 इंडक्टर यूज किए जाते हैं, कौन सा है, वो ये रहा, ठीक है, हार्टले ऑसिलेटर। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो ये जो टैंक सर्किट है ये हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमें क्या देगा, जो हम ये एम्पलीफाइंग स्टेज ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज द हार्टले, तो फीडबैक बताना है हमें कि जो हार्टले ऑसिलेटर है फीडबैक कौन सा है, वो है हमारा वोल्टेज सीरीज फीडबैक, तो चाहे वो हार्टले हो, चाहे कोलपिट हो या क्लैप हो, तीनों का जो हमारा फीडबैक नेटवर्क फीडबैक क्या आएगा, वो आएगा वोल्टेज सीरीज फीडबैक, क्योंकि इसमें आउटपुट भी डायरेक्टली कनेक्टेड है फीडबैक से। विच कंपोनेंट ऑफ हार्टले ऑसिलेटर यूज्ड इन फीडबैक सिस्टम, तो फीडबैक सिस्टम में कौन सा काम आता है हमारा, इंडक्टेंस काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यूज टू गिव फीडबैक ट्रांजिस्टर ऑफ ए हार्टले ऑसिलेटर, तो हमारा इसमें आ गया इंडक्टिव वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यूज टू गिव फीडबैक ट्रांजिस्टर ऑफ हार्टले ऑसिलेटर। इंडक्टिव वोल्टेज डिवाइस इज यूज्ड वेयर सेंट्रल ट्रैप्ड इंडक्टर इन पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ फीडबैक नेटवर्क इज बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइंग, अभी आपने देख लिया कि उसमें वोल्टेज डिवाइडर जो इंडक्टेंस वोल्टेज डिवाइडर वाइस इज यूज्ड होता है, उसमें हम 2 इंडक्टेंस लगाते हैं, बीच में हम उसको ग्राउंड करके रखते हैं। सेंट्रल ट्रैप्ड इंडक्टर इन पैरेलल ऑफ कैपेसिटर, एक हाउ मैनी कैपेसिटर आर यूज्ड इन टैंक सर्किट ऑफ हार्टले, तो आपने अभी हार्टले का जो एग्जांपल देखा था, अभी पीछे देखो ये रहा, तो कितने इसमें कैपेसिटेंस लगे हैं, ओनली 1 लगा हुआ है टैंक सर्किट के अंदर। ये पूछा है इसमें हमें, किस में पूछा है, फीडबैक सिस्टम में, तो फीडबैक सिस्टम में हमारा कितना लगा है, 1 कैपेसिटर लगा रहता है, तो कितने हो गए हमारा आंसर ए। उसके बाद आ गया हाउ मैनी इंडक्टर आर देयर इन द टैंक सर्किट ऑफ हार्टले, तो इंडक्टर कितने लगे हुए हैं, इंडक्टर हमारे उसमें 2 लगे हुए हैं। उसके बाद द फ्रिक्वेंसी ऑफ हार्टले की हमें रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बतानी है, तो वो हो जाएगी हमारी 1/2 पाई √LC। एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्टले ऑसिलेटर, तो एक्टिव एलिमेंट क्या है, वो जो हमने
एज एन एम्पलीफायर यूज किया वो क्या है, ट्रांजिस्टर। तो जो एक्टिव एलिमेंट जो हार्टले ऑसिलेटर में होगा, तो हार्टले ऑसिलेटर में हमारा जो एक्टिव कंपोनेंट है वो क्या है, ट्रांजिस्टर। हार्टले ऑसिलेटर यूजेज विच टाइप ऑफ फीडबैक, तो मैंने चाहे बताया चाहे हार्टले हो कोई सा भी हो। पहली बात तो जो अगर फीडबैक नेटवर्क की बात करते हैं तो वो हमारा वोल्टेज सीरीज होगा, बट एज ए ऑसिलेटर हमारा जो ऑसिलेटर हमेशा हमारे पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं। तो हार्टले हो या कोई सा भी हो तो ये कौन सा यूज करेगा, हमारा पॉजिटिव फीडबैक। विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज यूज फॉर हार्टले ऑसिलेटर, तो मैंने जैसे कि बताया था 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराने के लिए हम कौन सा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर यूज लेते हैं, मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फेज शिफ्ट कितना होगा टैंक सर्किट में, अगेन 180 डिग्री हमें टैंक सर्किट देगा और 180 डिग्री हमें कहाँ से मिलेगा, एम्पलीफाइंग स्टेज से। एम्पलीफाइंग स्टेज कौन सा, कॉमन एमीटर, अभी आपने जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में पढ़ा। द गेन डिवाइस इन हार्टले ऑसिलेटर एक्ट एज ए, जो गेन डिवाइस है वो क्या है, बैंड पास फिल्टर का काम करती है। 48 द फेज डिफरेंस प्रोड्यूस बाय द एक्टिव एलिमेंट ऑफ हार्टले ऑसिलेटर, तो फेज शिफ्ट कितना कर रहे हैं, वो करते हैं हमारा 180 डिग्री। एक्टिव एलिमेंट कितना दे रहे हैं, 180। एक्टिव क्या है, ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। और 180 डिग्री का ट्रांजिस्टर ले लो या ओपएम ले लो या कोई भी ले लो, एफईटी ले लो, तो सभी की सभी हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करते हैं। 180 डिग्री हमें फीडबैक नेटवर्क से मिलता है। हार्टले ऑसिलेटर मेक यूज ऑफ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, तो जो क्लास सी का यूज करता है हार्टले ऑसिलेटर मेक यूज ऑफ क्लास सी एम्पलीफायर बिकॉज इट कैन एम्पलीफाई लेस देन 180 डिग्री एंड प्रोवाइड आउटपुट ऑफ फुल साइकिल। द हार्टले ऑसिलेटर इज लेस प्रिफर्ड ड्यू टू द कॉलपिट ऑसिलेटर परफॉर्मेंस इन, किसमें यूज कम किया जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में। जैसे कि मैंने बताया था जो हार्टले है वो डिस्टॉर्शन देता है हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में, इसलिए हम कॉलपिट की बजाय, इसकी हार्टले की बजाय हम कॉलपिट यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत ही जल्दी से फास्ट 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, मैं दूसरे वीडियो में और 50 क्वेश्चन डाल दूँगा। तो अभी इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।